नमस्कार और आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज हम ज्योतिष की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसे विषय पर जो अक्सर जिज्ञासा और कभी-कभी भ्रम भी पैदा करता है, रत्न। जी हाँ, रत्न। हमारे पास कालसूत्र अभिषेकम .pdf नाम के एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं और ये अंश क्या कहते हैं, रत्न पहनने की जो आम सलाह होती है उससे थोड़ा हटकर हैं। अच्छा। हाँ, ये बताते हैं कि किन खास ज्योतिषीय योगों में कुछ रत्न भूलकर भी, मतलब बिल्कुल भी, धारण नहीं करने चाहिए। ये तो वाकई एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि आमतौर पर ज्योतिष में जब रत्नों की बात होती है तो उनके फायदों के बारे में होती है ना? भाई कौन सा रत्न किस ग्रह को मजबूत करेगा, किसे पहनने से लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत ऐसा लगता है जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। ये निषेधों पर, यानी क्या नहीं पहनना है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। सही कहा। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि हम इन चेतावनियों को समझें। ये चेतावनियां इस दस्तावेज में लग्न की डिग्री, मतलब लग्न कितने अंश पर है, और नवांश, कुंडली का वो सूक्ष्म विभाजन, उसके आधार पर दी गई हैं। ये स्रोत कहता है कि कन्या लग्न में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्रों के कुछ खास चरणों में अगर लग्न हो तो कुछ रत्न वर्जित हैं, मतलब मना है। अच्छा। और साथ ही 64वें नवांश जैसी कुछ और स्थितियों का भी जिक्र है जिन्हें काफी अशुभ माना गया है। हाँ, तो हम आज इसी दस्तावेज के नजरिए से देखेंगे कि रत्न चुनते समय किन बातों का खास ध्यान रखने को कहा गया है, खासकर इन विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियों में। ये जो सामान्य नियम होते हैं उनसे थोड़ा अलग नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं। इस दस्तावेज के हिसाब से रत्न पहनने में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी। शुरुआत में ही ये दस्तावेज लग्न के बहुत ही सटीक अंशों के आधार पर कुछ रत्नों को सीधे-सीधे मना करता है। जैसे मान लीजिए किसी का लग्न कन्या राशि में है और वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में पड़ता है। अच्छा। हाँ, यानी 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच। तो ऐसे में माणिक्य यानी सूर्य का रत्न, मोती यानी चंद्रमा का, लाल मूंगा यानी मंगल का, पीला पुखराज यानी बृहस्पति का और नीलम यानी शनि का, ये 5 रत्न पहनने की सख्त मनाही है। अरे, ये तो काफी मतलब बहुत विशिष्ट निर्देश है। ये सिर्फ नक्षत्र नहीं बल्कि नक्षत्र के एक खास हिस्से, एक पद या चरण की बात कर रहा है। सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट की रेंज। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने बताया 5 बड़े ग्रहों के रत्न इस छोटी सी रेंज के लिए मना कर दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि ये लिस्ट अगले चरण के लिए थोड़ी बदल भी जाती है ना? हाँ, ये पैटर्न बदलता है। उत्तरा फाल्गुनी के ही तीसरे चरण में, मतलब 3 डिग्रीज 20 मिनट से 6 डिग्रीज 40 मिनट्स तक, उन 5 रत्नों के साथ साथ हीरा, जो शुक्र का रत्न है, वो भी वर्जित बताया गया है। अच्छा, तो वहां हीरा भी जुड़ गया। हाँ, कुल 6 रत्न हो गए उस चरण के लिए। और फिर चौथे चरण में? और फिर चौथे चरण में, जो 6 डिग्रीज 40 मिनट से 10 डिग्रीज तक है, वहां से हीरा हट जाता है, लेकिन उसकी जगह पन्ना, बुध का रत्न, वो वर्जित हो जाता है। ओहो। तो यहाँ फिर से 6 रत्न वर्जित हैं, पर लिस्ट थोड़ी अलग हो गई। माणिक्य, मोती, लाल मूंगा, पन्ना, पीला पुखराज और नीलम। ये दिखाता है कि लग्न की स्थिति में कुछ मिनट का फर्क भी रत्न के चुनाव पर असर डाल सकता है। कम से कम इस स्रोत के हिसाब से तो यही लगता है। सही कहा, ये बहुत ही बारीक स्तर पर जा रहा है। और ये सिलसिला सिर्फ उत्तरा फाल्गुनी तक ही नहीं है, हस्त नक्षत्र के लिए भी इसी तरह के नियम बताए गए हैं। अच्छा, हस्त के लिए भी? जी हाँ, हस्त नक्षत्र का पहला चरण यानी 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट और दूसरा चरण 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट। इन दोनों के लिए फिर से वही शुरू वाले 5 रत्न, माणिक्य, मोती, लाल मूंगा, पीला पुखराज और नीलम। हाँ बिल्कुल, वही 5 वर्जित हैं। और फिर हस्त के तीसरे चरण में, मतलब 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक, वहां पन्ना भी इस लिस्ट में शामिल हो जाता है। अच्छा, पन्ना भी? जी, जिससे वर्जित रत्नों की संख्या 6 हो जाती है। लेकिन फिर चौथे चरण में, यानी 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, वहां पन्ना हट जाता है और उसकी जगह हीरा वर्जित बताया गया है। ओहो, तो यहाँ फिर हीरा आ गया, पन्ना नहीं। हाँ, पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव फिर से दिखता है। ये तो वाकई काफी विस्तृत सूची बन जाती है। और आखिर में चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरणों की बात है, जो कन्या राशि के बिल्कुल अंत में पड़ते हैं। जी। पहला चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट और दूसरा चरण
26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। इन दोनों के लिए भी वर्जित रत्न वही मूल 5 हैं। फिर से वही 5: माणिक्य, मोती, लाल मूंगा, पीला पुखराज, नीलम। हाँ जी, वही 5। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण, यानी ये 9 चरण ऐसे हो गए जहां लग्न होने पर ये चेतावनियां लागू होती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी, एक सामान्य नियम सामने आता है जो इस दस्तावेज में दिया गया है। आपने जो बात पकड़ी ना कि ये 5 रत्न बार बार आ रहे हैं, हाँ हाँ माणिक्य, मोती, मूंगा, पुखराज, नीलम, जी, तो ये सीधे एक बड़े निष्कर्ष से जुड़ता है। स्रोत साफ कहता है कि ये जो काल वाला संदर्भ है, इसमें माने गए इन सभी 9 चरणों के लिए ये 5 रत्न तो पूरी तरह से ही मना है। मतलब कोई शर्त नहीं, बस मना है। 5 रत्न पहनने के बारे में सोचना भी नहीं है। बिल्कुल। भले ही कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति या शनि कितने ही अच्छे क्यों ना दिख रहे हों। जी हाँ, इस स्रोत के हिसाब से तो यही है। ये सामान्य रत्न चुनने के जो नियम हैं, उन पर एक तरह का बड़ा प्रतिबंध लगता है। हाँ, ये सामान्य नियमों को जैसे ओवरराइड कर रहा है, कम से कम इस खास काल संदर्भ के लिए। ये स्रोत सलाह देने के बजाय क्या कहते हैं, सख्त मनाही पर जोर दे रहा है। सही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नक्षत्र चरण के अलावा नवांश का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल है, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, नवांश कुंडली का 9वां हिस्सा, जिसे सूक्ष्म विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। इसमें वो 64वें नवांश का जिक्र खास तौर पर है। ये क्या है और इसका क्या महत्व बताया गया है? देखिए, दस्तावेज 64वें नवांश को बहुत अशुभ मानता है। ज्योतिष में इसे अक्सर छिपी हुई रुकावटों, अचानक आने वाली परेशानियों या कर्मों के ऐसे फलों से जोड़कर देखा जाता है जो इस जीवन में सामने आते हैं। अच्छा। तो ये स्रोत 64वें नवांश के स्वामी ग्रह, यानी जो ग्रह उस नवांश का मालिक है, उससे जुड़ा रत्न पहनने के खिलाफ कड़ी चेतावनी देता है। ओहो। तर्क ये है कि ऐसे ग्रह का रत्न पहनने से उन बुरे प्रभावों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये बात और भी पड़ते जोड़ देती है। क्या स्रोत इसका कोई उदाहरण भी देता है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज इन्हीं 9 नक्षत्र चरणों के संदर्भ में पहले 9 नवांशों के लिए भी खास रत्न मना करता है। अच्छा। जी, जैसे अगर लग्न पहले नवांश में है तो लाल मूंगा ना पहने, दूसरे में है तो हीरा, तीसरे में पन्ना, चौथे में मोती, 5वें में माणिक्य, 6ठे में फिर पन्ना, 7वें में फिर हीरा, 8वें में फिर लाल मूंगा और 9वें नवांश के लिए पीला पुखराज। इन्हें पहनने से मना किया गया है। बाप रे। हाँ, ये 64वें नवांश के सामान्य नियम के अलावा है या उसी का हिस्सा है, ये थोड़ा साफ नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि नवांश के लेवल पर भी खास रत्न मना किए गए हैं। मतलब पहले लग्न का नक्षत्र चरण देखो, फिर उसका नवांश देखो, और दोनों लेवल पर जो मना किया है उसे मत पहनो। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लग रही है रत्न चुनने की। बिल्कुल। और 64वें नवांश का नियम और भी गहरा है। दस्तावेज एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्नेश, हाँ, लग्न का स्वामी, जी, पंचमेश, 5वें भाव का स्वामी, बुद्धि संतान वाला, बिल्कुल, और नवमेश, भाग्य स्थान का स्वामी। हाँ, ये तीनों ग्रह हैं जिन्हें त्रिकोणेश कहते हैं और जो आमतौर पर सबसे शुभ माने जाते हैं। मान लीजिए ये कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ग्रह 64वें नवांश में बैठ जाए, अच्छा, तो उसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। आमतौर पर तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश के रत्न पहनने की सलाह सबसे पहले दी जाती है, क्योंकि ये जीवन के सबसे जरूरी और शुभ भावों के मालिक हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ये 64वें नवांश का नियम इस सामान्य सिद्धांत को भी पलट देता है। इस स्रोत के अनुसार हाँ जी, ये 64वें नवांश को इतनी मजबूत नकारात्मक शक्ति मानता है कि वो त्रिकोण भावों के स्वामियों की जो नैसर्गिक शुभता है उस पर भी भारी पड़ सकती है, कम से कम उनके रत्न पहनने के मामले में तो जरूर। ये दिखाता है कि इस दस्तावेज का नजरिया कितना ज्यादा सावधानी बरतने वाला है। ये फायदे की संभावना से ज्यादा नुकसान से बचने पर ध्यान दे रहा है। वाकई। और सावधानी की बात चली है तो एक और ग्रह के बारे में खास चेतावनी है, शनि। इस काल संदर्भ वाले लोगों के लिए शनि के रत्न यानी नीलम को लेकर कुछ खास कहा गया है। जी हाँ, स्रोत एक और ज्योतिषीय तर्क देता है। वो कहता है कि इन विशेष 9 नक्षत्र चरणों में जब लग्न होता है तो शनि ग्रह कुंडली में पंचम भाव, जो एक शुभ त्रिकोण भाव है, उसके स्वामी तो होते ही हैं। हाँ, पंचमेश तो होते हैं कन्या लग्न में। जी,
साथ ही वो छठे भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। अच्छा, छठे भाव के भी। हाँ, और छठा भाव ज्योतिष में त्रिक भाव कहलाता है। मतलब उसे रोग, ऋण, शत्रु, रुकावटें और परेशानियों का घर माना जाता है। हाँ, छठा भाव तो अशुभ मानते ही हैं। तो तर्क ये है कि क्योंकि शनि छठे भाव जैसे अशुभ भाव के भी स्वामी है, इसलिए उनका रत्न यानी नीलम, जो वैसे भी उन 5 मूल वर्जित रत्नों में शामिल है, उसे पहनना इन नकारात्मक चीजों को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। अच्छा। भले ही शनि पंचमेश होकर शुभ फल देने की ताकत रखते हो, लेकिन छठे भाव का मालिक होना उस शुभता पर भारी पड़ेगा और रत्न पहनने से छठे भाव के जो बुरे फल हैं वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए शनि का रत्न पहनने की सख्त मनाही है। ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। अक्सर जब कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी होता है, एक शुभ और एक अशुभ, तो उसके रत्न पहनने पर ज्योतिषियों में थोड़ी अलग-अलग राय होती है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये स्रोत बहुत साफ तौर पर छठे भाव के स्वामित्व को ज्यादा महत्व देकर रत्न को मना कर रहा है। सही कहा। ये इस दस्तावेज की जो मूल भावना है उसे ही पुष्ट करता है कि अगर जरा भी शक हो तो सुरक्षित रहो, मतलब रत्न मत पहनो। ये क्या पहने से ज्यादा क्या न पहने की गाइड बुक लगती है। तो इन सब चेतावनियों को अगर हम एक साथ रखें, हमने नक्षत्र चरणों की बात की, 5 रत्नों की सामान्य मनाई, फिर कुछ चरणों में पन्ना और हीरे की अतिरिक्त मनाई, फिर 64वें नवांश का नियम और आखिर में शनि के रत्न की विशेष मनाई। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? इसका निचोड़ क्या निकलता है? तरह से जो सामान्य ज्योतिषीय सलाह होती है उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाता है। जो मुख्य संदेश है वो ये है, पहला, 5 रत्न माणिक्य, मोती, लाल मूंगा, पीला पुखराज, नीलम, ये इन 9 नक्षत्र चरणों में लग्न होने पर आमतौर पर वर्जित है। ठीक है। दूसरा, पन्ना और हीरा भी कुछ खास चरणों में वर्जित है। ओके। तीसरा, 64वें नवांश का जो स्वामी ग्रह है उसका रत्न कभी ना पहने, भले ही वो कुंडली में कितना ही शुभ क्यों ना हो, जैसे लग्नेश, पंचमेश या नवमेश ही क्यों ना हो। ये बहुत जरूरी बात है। जी। और चौथा, शनि का रत्न यानी नीलम इस विशेष काल प्रभाव वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा वर्जित है, क्योंकि शनि अशुभ छठे भाव के भी स्वामी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन स्थितियों में ज्यादातर जो मुख्य रत्न हैं वो पहनने के लिए ठीक नहीं माने गए हैं इस स्रोत के हिसाब से। ये तो रत्न चुनने के विकल्प काफी कम कर देता है। हाँ बिल्कुल। ये नजरिया फायदे के बजाय जो संभावित नुकसान है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह है जो बिना सोचे समझे या क्या कहते हैं अधूरी जानकारी के आधार पर रत्न पहन लेते हैं। सही बात है। ये बताता है कि रत्न ज्योतिष सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन सा ग्रह अच्छा है, बल्कि ये भी देखना है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही जो रत्न को नुकसानदेह बना दे। तो आज हमने कालसूत्र अभिषेकम.pdf के अंशों के आधार पर यह समझा कि ज्योतिष में रत्न पहनने को लेकर कुछ बहुत ही खास और कड़ी चेतावनियां भी मौजूद हैं। जी। हमने देखा कि लग्न का सटीक नक्षत्र चरण, खासकर कन्या लग्न में उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा के कुछ चरण, और साथ ही 64वें नवांश जैसी अवधारणाएं इस स्रोत के अनुसार रत्न न पहनने के नियमों में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। निक्य, मोती, लाल मूंगा, पीला पुखराज और नीलम को इन खास लग्न स्थितियों के लिए लगभग पूरी तरह वर्जित मानता है। हाँ। और फिर पन्ना, हीरा, 64वें नवांश के स्वामी ग्रह का रत्न और छठे भाव के स्वामित्व के कारण शनि के रत्न के लिए भी खास तौर पर मना करता है। ये सिफारिशों से ज्यादा निषेधों की, मतलब क्या न करें की सूची है। ये निश्चित रूप से ज्योतिष के उस सामान्य विचार से काफी अलग है जहां हम अक्सर शुभ ग्रहों या लग्न 5वें और 9वें भाव के स्वामियों के रत्न पहनने पर जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि ज्योतिषीय नियमों में कितनी परतें और कितने अपवाद हो सकते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले कितना गहरा विश्लेषण जरूरी हो सकता है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि ज्योतिषीय नियमों की व्याख्या और उनके आपसी संबंध को कैसे समझा जाए। कैसा सवाल? सवाल ये कि कोई व्यक्ति सामान्य रत्न सिफारिशों, जो अक्सर ग्रहों की सामान्य शुभता या भावों के स्वामित्व पर आधारित होती हैं, उनको इस तरह के खास ग्रंथों में मिलने वाली कड़ी मनाही के साथ कैसे संतुलित करें। हाँ, ये तो मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए रत्न तय किया जा रहा हो तो अलग-अलग और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाले नियमों और अपवादों के बीच
तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो ज्योतिष के गंभीर अध्येताओं और अभ्यासकर्ताओं को जरूर सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।